जी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में आज चूँकि बुध का रोज़ है और कोशिश करती हूँ कि आप जो है वो टोटके दादी माँ के और नानी माँ वाले वो जो है आपको थोड़े से बताती चलूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये टोटके जो हैं ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत मदद करते होंगे। बहुत मेरी खुद जो है जब मैं इनको पढ़ के आप तक पेश करती हूँ तो मैं भी बाद में इनको ट्राई करने की कोशिश करती हूँ जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़े। और ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम नस्ल दर नस्ल अपने अंदर ट्रांसफ़र करते हुए आ रहे हैं और आगे अपनी बेटियों को भी सिखाएंगे ज़ाहिर है। तो प्याज की बात करें, प्याज को फ्राई करते वक्त वो जब भी हम फ्राई करते हैं तो वो सोगी हो जाते हैं। सोगी होने से बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर प्याज को फ्राई करने से पहले पूरे प्याज को जो है अगर आप दूध में भिगो लेंगी तो प्याज जो है वो खस्ता हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो क्रिस्पी किस्म के जो प्याज जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं अगर आप उनको दूध में भिगो लें। माफ़ी चाहती हूँ। केक बनाती हैं हमारी बेटियां और बहनें भी सिखाती हैं अपने बेटियों को कि केक जो है वो एक ख़ास, बल्कि मेरा तो बेटा है वो भी केक जो है बहुत शौक़ से बनाता है और बड़े मज़ेदार केक बनाता है। अब मैं उसको ये भी बता सकती हूँ कि केक में अगर अंडों की जो स्मेल है वो अक्सर नहीं जाती और केक बहुत मज़ेदार भी बना हो तो स्मेल की वजह से अक्सर खाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। घर वाले केक में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो आप बाहर से केक लेते हैं ज़ाहिर है वो तो इस बू से जो है वो नहीं होती इसमें। लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप इस आमेज़े में एक बड़ा चम्मच जो है वो शहद का शामिल कर दें तो अंडों की जो बू है वो केक में शामिल नहीं होगी और केक की लज्जत को आप महसूस कर सकेंगे बग़ैर किसी स्मेल के। भिंडियाँ पकाते हैं। भिंडियाँ पकाना जो है मुझे तो एक बहुत क्या टेक्निकल काम लगता है, क्योंकि भिंडियाँ जो हैं वो पकाने के वक्त जो है इसमें चंद कतरे अगर आप नींबू का रस डाल दें तो भिंडियाँ खस्ता हो जाती हैं, वरना बहुत आसानी से भिंडियाँ जो हैं वो सोगी हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं। और फिर उनको अगर आप कीमे में डालें, गोश्त में डालें या अकेले जो है भिंडियों को बनाएं तो वो वाला मज़ा नहीं आता जो भिंडियों को अगर आप क्रिस्पी हो तो खाने में साथ मज़ा आता है। तो बेहतर ये है कि आप चंद कतरे जो हैं वो नींबू का रस जो है वो इसमें डाल दें और फिर एक चम्मच अगर आप दही भी इसमें डाल देंगे तो भिंडियाँ बहुत खस्ता हो जाएंगी। इसके बाद आप कीमा डालिए या गोश्त डालिए तो या अकेला ही इनको बनाइए, आप देखेंगे कि भिंडियाँ जो हैं वो बहुत खस्ता और क्रिस्पी होंगी। सही जो उनकी शक्ल होनी चाहिए, सही जो उनका रंग होना चाहिए वही होंगी। सब्जियां तलते हैं तो अक्सर हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि कितनी तेल में कितने ऑयल में इसको जो है फ्राई किया जाए। और अगर आपसे तेल है ज़्यादा डल जाए तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा बेसन डाल दें उस ऑयल के अंदर तो तेल जो है वो खुश्क हो जाएगा। किसी कपड़े पर अगर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर अगर आप नींबू और नमक मिलाकर लगाएं और फिर साबुन से इसको धो लें तो आप देखेंगे कि कपड़े का जो घी का दाग है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। ख़ास तौर पर जब जो सिल्क होता है मटेरियल, उसके कपड़े जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से उनका उतरता है। अगर कोई उनके ऊपर दाग पड़ जाए तो इससे आप ये कि वो सिर्फ दाग वाला हिस्सा जो है जिस पर घी का या ऑयल का दाग पड़ा है उस पर आप नींबू और नमक मिलाकर लगा दें तो साबुन से धो लें तो वो जो दाग है वो उतर जाएगा। अगर आप कच्चा आम लेकर काट लें, कच्चा आम जो है वो आसानी से मिल जाता है आजकल तमाम एशियन शॉप से। कच्चा आम लेकर काट लें और थोड़े पानी में उबाल लें और जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें तो 4-5 जोश देकर जो है करेले निकाल लें। करेलों की कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप आसानी के साथ बगैर उसको वो नमक वगैरह मलने का जो सिलसिला होता है या उनको काफ़ी देर तक नमक के साथ धोने का, उससे आपकी जान जो है वो बच जाएगी। और आप आसानी के साथ ये अगर कच्चे आम को पानी में डालें, 2-3 उबाल दें, फिर उसके बाद करेले उसमें डाल दें और करेले डालने के बाद उनको 5 या 4 मरतबा जो है वो जोश डलवाएं और करेले उसके बाद बाहर निकाल दें। करेलों की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाएगी। अगर आप सालन बना रहे हैं और आपका मकसद शोरबे वाला सालन बनाना नहीं है और सालन जो है वो थोड़ा पतला हो जाता है तो आप ये कर सकती हैं कि टमाटर और प्याज भी नहीं है आपके पास घर में मौजूद, तो ऐसी सूरत में, ऐसी इमरजेंसी में आप सूजी डाल दीजिए। सूजी को लें, तवे पर थोड़ा सा भूनें और उसके बाद उसको सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा भी हो जाएगा और उसका जायका भी अच्छा आएगा। लेकिन किसी को बताइएगा मत कि आपने सूजी डालकर सालन को गहरा जो है गाढ़ा किया है। अगर खाना पकाते हुए जो स्मेल है खाने की बहुत ही बड़ा मसला है, स्पेशली जो हमारे एशियन स्टाइल है कुकिंग का जिसमें प्याज भिगारे जाते हैं, लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो पूरे घर में छा जाती है। इसके अलावा जो कपड़े होते हैं उनमें से भी और जो अफराद इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं उनमें से भी वो करी की एक मखसूस स्मेल जो है वो आने लगती है।
इसका आसान तरीका ये है तो कि पहले आप जो जिन जिन जगहों पर पड़े होते हैं कपड़े या आपके कोट हैंग कर रहे हैं, जिन जगह पर जैकेट्स हैंग कर रही हैं, उनका दरवाज़ा जो है मुकम्मल तौर पर मजबूती से बंद कर दें, क्योंकि जैकेट्स और कोट में जो स्मेल पैदा होती है करी की, वो ख़त्म नहीं होती जल्दी, और ज़ाहिर है कि आप उनको उस तरह से इतना फ्रिक्वेंटली धो भी नहीं सकते। सबसे पहले तो ये कि दरवाज़ा जो है वो किचन का भी मजबूती से बंद कर लीजिए, और जो भी आपके पास एग्जॉस्ट हैं उनको चला लें ताकि बाहर ही जाए जो भी किचन में पकाने वाले खानों की स्मेल है। दूसरी आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक मोमबत्ती को अगर चूल्हे के पास जला कर रख लें तो भी आपकी जो स्मेल है किचन में खाने पकाने की वो दूर हो जाएगी, और आप बाकी जो इस कपड़ों के अंदर से आने वाली स्मेल है उससे भी महफूज रख सकते हैं अपने आप को और अपने कपड़ों को। और आपको ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कि आप एक जो मखसूस जोड़ा है वो एक रख लीजिए कुकिंग करने के लिए, कि जब भी आप किचन में जाएं तो आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी कपड़े आप नए तैयार करेंगी या नए पहनेंगी उससे ये क्या होगा कि आपका उन कपड़ों में से स्मेल आने लग जाएगी, और हो सकता है कि आपके लिए उनको धोना उस तरह से मुमकिन ना हो। तो बेहतर है कि एक जोड़ा अलहदा से खाना पकाने के लिए रख लीजिए। बासी चावल जो है अक्सर ऐसा होता है कि घर में खाने चावल बन जाते हैं, ज़्यादा मिकदार में बन जाते हैं, जितने लोगों का हिसाब नहीं रहता, तो वैसे भी रिस्क ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। कोशिश कीजिए कि उतनी ही चीज़ बनाएं, उतना ही आटा गूंदें, उतने ही चावल बनाएं, उतना ही सालन बनाएं जितना कि घर वालों को दरकार है। बाद में उसको बिन में फेंकना जो है बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क की कदर जो है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जब अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास बच गए हैं चावल बच गए हैं तो इनको ज़ाया ना करें, बल्कि किसी खुले बर्तन में फैलाकर धूप में रख कर सुखा लें और फिर किसी बर्तन में बंद करके रखते हैं। तो ये होगा कि सूखे हुए चावल जो हैं ये एक तरह से आपके पास महफूज हो जाएंगे, एक तरह से स्टेरलाइज हो जाएंगे, आपको इस्तेमाल करने में किसी किस्म का जो आप झिझक नहीं महसूस करेंगी। इनको निकालें, इनको थोड़े से ऑयल में तलें और फिर इसको थोड़ा सा जो चाट मसाला है वो ऊपर छिड़क कर इसको पेश करें। बहुत मज़ेदार एक डिश अलहदा से बन जाएगी, और इस तरह से अल्लाह का जो आप दिया हुआ आपको रिस्क है वो भी ज़ाया नहीं होगा। अंडे ख़राब होने से कैसे बचाए जा सकते हैं? गर्मियों में अंडे जो हैं वो फ्रिज में रखने के बावजूद ख़राब हो जाते हैं। खैर इस मुल्क में तो है बाहर गर्मियों में रखें तो ख़राब हो जाता है, लेकिन फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होती। लेकिन इन केस के अगर गर्मियों में अंडे फ्रिज में रखने के बावजूद ख़राब हो जाएँ तो आप ये कर सकती हैं कि अंडों में थोड़ा सा ज़ाहिर एफ़र्ट करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। तो अगर अंडों में फ्रिज में रखने से पहले उन पर हल्का सा ऑयल का जो है वो कोट कर दिया जाए तो अंडे जल्दी ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा दिन तक चलेंगे। इसके अलावा अगर आपके बालों में खुश्की है तो आप क्या कर सकते हैं? बालों की खुश्की बहुत ही एक कॉमन मर्ज़ है। अपने बालों के घनेपन के हिसाब से देसी घी लीजिए। देसी घी हर घर में पाया जाता है। मैंने देखा है कि हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं, हमारी जो घरों की ख़वातीन हैं, वो ख़ुद से घर में देसी घी बनाती हैं, और उस देसी घी की बात ही कुछ और होती है, उसकी खुशबू भी और होती है। तो इसके देसी घी के अंदर थोड़े से जो 4 या 5 खाने के चम्मच अजवाइन को डाल दें, और फिर अच्छी तरह से देसी घी और इन 4-5 अजवाइन के जो चम्मच हैं इनको मिक्स कर दें। फिर इसको अच्छी तरह आपने क्या करना है कि देसी घी में फ्राई कर लेना है, और इसको किसी बारीक छिलनी से छान लें। काबिल बर्दाश्त हद तक आप नीम गर्म घी को बालों में जो आप पार्टीशन करें बालों की, और फिर उसके बाद उसके अंदर लगाएं जहाँ जो स्किन स्काल्प पे लगाने की ज़रूरत है आपको उसकी, और फिर इसको गर्दन तक ले जाएं। तकरीबन 3 या 4 घंटे पड़ा रहने दें। फिर आप किसी अच्छे शैम्पू से बाल धो लीजिए। आपकी खुश्की इस हद तक ख़त्म हो जाएगी कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगी, और आप 3 दफ़ा कम अज़ कम ये महीने में नुस्खा इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन तब्दीली जो है वो आपको हासिल से होगी। कूड़े की जो बिन है, हमारा बिन किचन में जो इस्तेमाल होता है, हम लाख कोशिश कर लें अच्छे से अच्छा बिन बैग इस्तेमाल करें, लेकिन आप देखेंगे जो हम कूड़ा फेंकते हैं उसके अंदर से कुछ जो फ्लूइड्स निकलते हैं या लिक्विड्स निकलते हैं। फल जो ख़राब हो जाता है उसके अंदर से जूस जो निकलता है वो समहाउ जो नीचे वाला हिस्सा है बिन का उस तक पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद बहुत ही बुरी एक जो स्मेल है वो उसमें से आती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बिन बैग बिछाने से पहले उसके अंदर एक शॉपर लगाएं, और फिर एक अदद जो लीमू के 4 टुकड़े कर लें, और वो जो आपने शॉपिंग बैग जो आपने प्लास्टिक का बैग नीचे बिछाया है उसके ऊपर वो 4 जो टोकरी जो टुकड़े हैं लीमू के वो उसके ऊपर आप डाल दें। उसके बाद आप उसके ऊपर बिन बैग रखिए। उसके बाद सब्जियों फलों के जो भी छिलके आप चाहें उसमें डाल सकते हैं। किचन में भी स्मेल नहीं आएगी, और आपका जो आपका बिन है वो भी साफ़ रहेगा और उसमें से भी स्मेल नहीं आएगी।
सुर्ख मिर्च जो है वो कुछ अर्सा तक अगर पड़ी रहें, हम स्टॉक भी कर लेते हैं अक्सर सुर्ख मिर्चों को, तो वो उनकी रगत भी ख़राब हो जाती है और अगर आप गौर करें और महसूस करें तो उनका जायका भी फीका पड़ जाता है। इनके जायके और रंगत को बरकरार रखने के लिए जार में मिर्चें डालने से पहले अगर आप जार की अंदरूनी सतह पर मूंगफली के तेल से हल्का सा उसको चिकना कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं कि मिर्चें जाकर उसमें जम जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि पीनट ऑयल से हल्का सा उसको ग्रीस करना है आपने और फिर मिर्चें डालें तो ना तो ये बदरंग होंगी और ना ही ख़राब होंगी। तो जनाब ये कुछ घरेलू टोटके थे जो मैंने आप तक पहुँचाए और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। और हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपके जहन में भी कोई टोटका है, आपके जहन में भी कोई ऐसा टिप है जिससे हम किसी को फ़ायदा हासिल हो सकता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। यकीनन हम आपकी जो टिप हैं वो बाकी नाज़रीन तक जो है वो उनको बताएंगे उनको और वो भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। हमारा अगला सेगमेंट हुआ करता है आलमी जायज़ा। आलमी जायज़ा में जो है आपके लिए हम इर्द गिर्द और हालात हाज़रा कोशिश करते हैं उनकी तफसीली जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करें और ये भी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई तज्ज़िया निगार हमारे साथ जो है वो गेस्ट रहें ताकि आपको उनकी डेप्थ में जाकर जो है उस इन ख़बरों की जो आजकल हमारे इर्द गिर्द वाक़या हो रही हैं उनकी डेप्थ में जाकर आपको उनका तज्ज़िया पेश कर सकें। तो आलमी जायज़े के लिए हम चलेंगे अली भाई की तरफ। बहुत शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, आप सुन रहे थे टोटके और वो भी दादी माँ और नानी माँ वाले। और अगर किसी से ये टोटके मिस भी कुछ बीच में हो गए हों तो हमारी रिपीट ट्रांसमिशन रात 12 बजे होती है और मैं ख़ुद जो है वो जब कहीं से कुछ मिस कर जाता हूँ तो उसको फिर मैं रिपीट ट्रांसमिशन में ज़रूर देखता हूँ क्योंकि इतने काम के और इतने मज़ेदार होते हैं। नाज़रीन, अब इसके साथ हमारे पास टाइम हुआ है आलमी जायज़ा का और आलमी जायज़ा में जैसे आपको पता है मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करते हैं और उनको जो है वो उसके ऊपर टेलीफोन लाइन पर अपने साथ किसी को सीनियर सहाफ़ी को, किसी आलिम दीन को, किसी तज़िया निगार को, किसी भी बड़ी शख्सियत को रख के उसके ऊपर गुफ्तगू किया करते हैं। तो आज भी हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी मारूफ़ तज़िया निगार जनाब मासूम रिजवी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। मासूम साहब, उस दिन हमारी बात हुई थी और बीच में तकरीबन मुकम्मल नहीं हुई थी क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी था और उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स और भी थे। तो मैंने सोचा कि उसको हम मरहलावार आगे बढ़ाते हैं। शुजा खानज़ादा साहब की जो शहादत हुई उसके ऊपर हमने कहा मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करनी थी। हम उस दिन भी काफ़ी तशना रह गए थे, इस पर काफ़ी और पॉइंट्स थे जिस पर बात नहीं हुई। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये अपडेट कीजिए हमारे नाज़रीन को कि शुजा खानज़ादा साहब, जैसे कि सबको पता है कि हुकूमत पंजाब के साथ उनके ताल्लुक़ात अच्छे नहीं थे। वो एक नापसंदीदा तरीन शख्सियत थे उनके लिए क्योंकि हुकूमत पंजाब ऑपरेशन नहीं करना चाह रही थी। बहुत कमेटियाँ बनाई, बहुत तहफ़्फ़ुज़ देने की तालिबान को उन्होंने कोशिश की जो कि जनूबी पंजाब में उनके बड़े अड्डे हैं जैसे आपने उस दिन फरमाया। मगर फिर भी जो है वो शुजा खानज़ादा साहब ने ऑपरेशन किया और वज़ीर दाखिला बने। फिर उसके बाद उनकी अचानक शहादत हो जाती है। तो ये आप इन तमाम चीज़ों को किस सिनेरियो में देखते हैं कि आया इसके पीछे पंजाब हुकूमत के हाथ हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में हद तक तो नहीं है मामला, लेकिन ये बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मजहबी दहशतगर्दी है उसके खिलाफ और रॉ के खिलाफ शुजा खानज़ादा बहुत खुल के सामने आए थे और इनको एक साल से कुछ ज्यादा हुआ था अपना चार्ज संभालने में। आपको याद होगा उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब हुआ करते थे वजीर कानून, जो कि दाखिला को भी मामला देखते थे। दाखिला कोई अलहदा मिनिस्ट्री नहीं थी पंजाब में, लेकिन उसके बाद जब ये सारे मॉडल टाउन हुआ और वो सारी हिट हुई तो वजीर दाखिला की स्लॉट डाली थी और उसमें शुजा खानज़ादा के बनी। शुजा खानज़ादा के बारे में ये तासीर दुरुस्त है कि वो कोई बहुत ज्यादा पसंदीदा पंजाब काबीना में शायद ना रहे हैं। बेसिकली ही वाज अ ट्रू आर्मी पर्सनल, वो बड़ा सीधे आदमी थे। वो सियासत में तो सही है, वो पिछले तकरीबन 15 साल से 20 साल से थे, 3 मरतबा वो पंजाबी असम्बली बन चुके थे, लेकिन सीधे उनके मामला थे। और ये यूं भी समझे इसको कि वो ही वॉज द ओनली पठान मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली, क्योंकि ये अटक से इनका ताल्लुक था, यूसुफ जई थे ये। और अटक रिवायती तौर पर पंजाब का आखिरी किनारा है जो खैबर पख्तूनख्वा को टच होता है और अटक में सारे पठानी पश्तून आबादी है। तो ये था 71 की वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था, 76 वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था
इसके अलावा ये इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने मिलिट्री में बहुत काम किया था, जहाँ पे इनकी अफगान टेरर ग्रुप के बारे में मालूमात बहुत बची थी। दूसरा ये कि ये अमेरिका में मेरे ख्याल में रिटायर होने के बाद ये मिलिट्री अटैची भी रहे थे, तो सीधे साधे फौजी आदमी थे, लेकिन इन्होंने जो ब्रेक डाउन किया मजहबी अनासर पे, जो मजहबी दहशतगर्दी थी उसको बहुत सही वक्त पे सही जगह पे हाथ डाला। और एक तासुर मौजूद है, जैसे हमारी पिछली गुफ्तगू में भी आपसे बात हुई थी कि सेफ हेवन पंजाब में था। पंजाब तीनों सूबे ये समझते हैं कि पंजाब में सेफ हेवन है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। खास तौर पे ये जो जनूबी वजीरिस्तान और ये आजाद कश्मीर के साथ जो इलाका है, इसमें ना सिर्फ उनको पनाह मिलती है मजहबी दहशतगर्दी को वहाँ के मदारिस से, और उनके लिए एक पनाहगाह भी है और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। तो एक तासुर मौजूद है तीनों सूबों में। अभी पंजाब में इस बारे में कोई अच्छा, अभी ये शुजा खानज़ादा साहब क्या क्या चीज़ें देख रहे थे, इनकी अभी क्या ड्यूटीज़ क्या थी, ये मतलब किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व थे? शुजा खानज़ादा जो है वो देखें, उसको ज्यादा बेहतर उसने समझे कि शुजा खानज़ादा जो वज़ीर दाखिला थे वो नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो चल रहा है, बराह रास्त नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत वो तमाम कार्रवाइयां कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ जो कि इस प्लान के आड़ में खड़े हैं, चाहे वो मजहबी दहशतगर्द है, चाहे वो उसके अलावा कोई एलिमेंट है। आपको याद होगा अभी ये जो जिम्बाब्वे का मैच करवाया था लाहौर में, तो उसमें खुशबा खानज़ादा साहब ने पूरा एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि फुल प्रूफ इंतजाम किए थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए कि लाहौर जैसे शहर में कोई वाकया ना हो, बड़े इंतजाम किए थे। तो शहरी मुहाज से भी ये थे और दहशतगर्दी के मुहाज से भी थे। नेशनल एक्शन प्लान की तरफ से ये तमाम क्रैकडाउन जो चल रहा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे, पैराडॉमी पे, उसको ये बराह रास्त देख रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और भी इसका एक पहलू निकलता है कि अगर अफगानिस्तान के अगर हवाले से देखें तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है वहाँ ISI के हवाले से। तो अब जब और दूसरा रोल एक बड़ा नाम आता है अब हमीद गुल साहब का, जिनका भी इंतकाल हो गया। तो अब ये दो शख्सियतें जो कि मुख्तलिफ हवालों से मतलब मगर है अफ़गानिस्तान के साथ इन्वॉल्व, अब ये दो शख्सियतें चली गई हैं। तो अब अशरफ गनी साहब के आने के बाद से हालात कुछ बेहतर हुए थे अफ़गानिस्तान से, जो कि अब दोबारा वापस अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इन दो के जाने से उन ताल्लुकात में और उन मामलात में जो पाकिस्तान इनके ज़रिए से हैंडल कर सकता था उस पर तातुल देखेंगे या उसकी जगह पुर हो पाएगी? ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके इस सवाल में। शुजा खानज़ादा के जैसे हवाले से आपने कहा कि इनका उस हवाले से कोई इन्फ्लुएंस नहीं था अफगानिस्तान में, बट ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ अफगानिस्तान टेरर ग्रुप्स। तो अभी जो कार्रवाइयाँ ये कर रहे थे, इनकी वो नॉलेज उसमें बहुत काम आ रही थी। एंड ही अभी जैसे हमने बताया कि he belongs to पश्तून फैमिली, तो इनके वो कॉन्टेक्ट भी बड़े वसी थे। तो शुजा खानज़ादा साहब की तो ये बात है। हमीद गुल साहब, हमीद गुल साहब जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बाद 1987 में मेरा ख्याल है ये ISI के सरबराह बने थे। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में रूस की फौजें वापस जा रही थी, तो ये ISI के सरबराह बने थे। इस वक्त शुमाली इत्तेहाद, हिकमत यार, अब्दुल रसूल सैयाफ, इनके साथ इनके बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट थे। तो हमीद गुल साहब जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनके जो नजरियात थे शायद उससे बहुत ज्यादा लोग मुत्तफिक ना हो, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट नजरियात थे। मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि जी तालिबान को वो हर हाल में अच्छा समझते थे, कहते थे बड़े नेक लोग हैं जी। दूसरा ये कि उनका आखिरी उम्र में ये भी हो गया था कि इस्लाम में सियासी जमातों का निजाम जो है उसकी कोई अमल दखल नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इब्तदाई दौर में उन्होंने जिन जिन लोगों की हिमायत की उनकी मुखालफत की। मिसाल के तौर पे ज़िया-उल-हक के बाद नवाज शरीफ को लेके आए और फिर नवाज शरीफ के सबसे बड़े नक्कात बने। बेनज़ीर के दौर में IBI तश्कील दी और धड़ल्ले से कहते रहे कि हाँ मैंने IBI बनाई है, नवाज शरीफ को लेके आया, लेकिन नवाज शरीफ की मुखालफत की। इमरान खान को सियासत में लाने में एक बहुत मुहर्रिक थे वो, उन्होंने बड़ा मूव किया इमरान खान को, लेकिन जब इमरान खान सियासत में आ गए
तो उनके सबसे बड़े नाकिब थे। तो वो एक अजीब गरीब शख्सियत थी, लेकिन उनके नजरियात से आप मुत्तफिक हों या ना, क्योंकि उनके जो मजहबी जो नज़रियात थे, जाहिर बात है उससे तो बहुत लोगों को इख्तलाफ होगा, क्योंकि उन सेक्टेरियन वायलेंस में भी वो पेश रहे, जो उन्होंने जैसे तालिबान बनाए तो इन्होंने जो मज़ार शरीफ में शिया कम्युनिटी पे जो जुल्म ढाए, तो जाहिर बात है वो सारा भी सेहरा इन्हीं के साथ जाता है। ये तो है मामला। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए एक मुतनाज़ा कैरेक्टर है। हमें हमीदुल को इस तरह देखना चाहिए कि वो सिर्फ मुतनाज़ा नहीं, बहुत मुतनाज़ा कैरेक्टर है। उनकी सोच, उनके ख्यालात शायद अमली थे ही नहीं, लेकिन डिसाइड डेट हमें ये भी कहना पड़ेगा कि वो बड़े दबंग आदमी थे। वो जिस मौके को दुरुस्त समझते थे वो उसको बर्मला इजहार करते थे, वो उससे कभी भी नहीं डरे। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि जी IBI मैंने नहीं बनाई, वो कहते थे जी मैंने बनाई है, मुझे आर्मी चीफ ने हुक्म दिया था, मैंने बनाई, गलत किया तो आप मुझको मुकदमा कायम करें। तो वो तो तालिबान का इसी तरह तालिबान को बड़े बहन से कहते थे, मुल्ला उमर को या जो दीगर रहनुमा थे या उसामा बिन लादेन को, वो आखिर वक्त तक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उसामा बिन लादेन को जो इस तरह वो अरसाबाद में आ सकता है। ये वो बहरहाल एक मुतनाज़ा कैरेक्टर थे, लेकिन डिसाइड दे वेरी ऑनरेबल पर्सन, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन, और उनकी जो अफगानिस्तान के बारे में नॉलेज थी उसका कोई मुतबादिल नहीं है। इसी तरह उनकी कश्मीर या रॉ के बारे में जो मालूमात है वो भी नो डाउट बहुत ज्यादा। तीसरा एलिमेंट जो आपने अशरफ गनी साहब को किया है, अशरफ गनी साहब आप दोस्त करवा रहे हैं कि पिछले 10 माह से अशरफ गनी साहब हुकूमत में है, और उनके आने के बाद पाकिस्तान से ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई और उसूली तौर पर यह तय हो गया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही, करेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी ये पिछले 15 रोज में ये हुआ है कि कुछ शिकायती लहजा है, शिकायती नहीं थोड़ा तनकीदी लहजा है अशरफ गनी साहब का, कि जाहिर है कि उन्होंने अभी बयान दिया है जो एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाका हुआ और शहर में धमाके हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान से मुसलसल जंग के पैगाम मिल रहे हैं, और अगर ये मामला इस तरह नहीं बने तो हमें कोई दूसरी स्ट्रेटेजी करना पड़ेगी। पाकिस्तान में खुदकश बमबार फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो अफगानिस्तान में तबाही फैला रहे हैं। तो ये बयानात बड़े मानीखेज हैं, हैरतनाक तो है, लेकिन ऐसा मानीखेज है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक तरफा शिकायत है। जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान से जब बात की होगी तो देखिए ना, मुल्कों में दोस्ती तो नहीं होती, मेरी और मुस्तफा की दोस्ती हो सकती है शायद, लेकिन मुल्कों में दोस्ती नहीं होती, मफादात के सौदे होते हैं। तो अगर आपने जो कार्रवाइयाँ उन्होंने करनी थी उन्होंने करनी है, जो वादे आपने किए थे वो वादे आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी अड़चन जरूर मौजूद है कि पाकिस्तान की जानिब से शायद वो चीजें पूरी नहीं हो पाई हैं जो उनका लहजा इतना तल्ख हो गया। फिर हमें ये भी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए कि उनके साथ अब्दुल्ला भी लगे हैं। अब्दुल्ला और हामिद करजई में पाकिस्तान के हवाले से कोई फर्क नहीं है, वो भी इतने ही प्रो इंडिया है जितने हामिद करजई खान हुआ करते थे। तो हमें और लेकिन एक खतरनाक एलिमेंट है, जो सबसे खतरनाक एलिमेंट है कि अगर अब जो वहाँ पे तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे थे अशरफ गनी साहब की हुकूमत के, वो मामला रुक गया है, जो कि बहुत खतरनाक अंतर है। क्योंकि देखिए मुल्ला उमर की मौत के बाद अब एक क्वेश्चन मार्क है। मुल्ला मंसूर अख्तर आ गए हैं, उन पर एतराज़ात भी हैं, शायद ये ग्रुप बढ़ जाए, शायद इनको स्ट्रक्चर वाइज ऑर्गेनाइजेशन वाइज तालिबान को इतना फर्क पड़े कि ये शायद छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, लेकिन वो मजीद खतरनाक होगा क्योंकि जो वैक्यूम पैदा होगा वो कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। तैयार बैठे जी, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा, और फिर अभी आप ये भी देखें कि आईसिस भी है ना वहाँ, तो उमर की साथ, जी हाँ बिल्कुल। तो वो तो ना सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए भी उतना ही खतरनाक है। हाँ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पिछले तक से जाके इस मामले को किसी न किसी तरह हैंडल करना चाहिए, वरना दोनों ममालिक जो है वो तो बहुत खौफनाक सूरत है। अगर बारिश आ जाती है अफगानिस्तान में, खुदा न खास्ता तो बहुत ही हलाकत खेज सिचुएशन। मगर कुछ सूबों में उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं तालिबान से, उन्होंने उनके सफ़ेद झंडे उतरवाए हैं और अपने काले झंडे लगाए हैं, ऐसा हुआ तो है, मगर अभी भी बहरहाल तालिबान का असर है वहाँ। बिल्कुल हुई है जी, बिल्कुल है, तालिबान का असर है, लेकिन वो मैंने ये काउंट किया कि वो तैयार बैठे हैं। जैसे ही थोड़ा वैक्यूम पैदा होगा तो वो वैक्यूम जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वो वैक्यूम रहेगा, दाइश उसको फौरी तौर पर फिल करेगी।
क्योंकि देखिए अफगान इस तालिबान के ही बहुत सारे दाड़े जो है वो मतलब दाइश में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, तो अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंस नहीं है। अच्छा, अब क्विकली इधर आते हैं। बिल्कुल, अब क्विकली इधर आते हैं। अगर हम देखते हैं जो ज़रब अज़्ब चल रहा है इधर पाकिस्तान में, इधर आते हैं हम, तो ये तो वहाँ के वैक्यूम के ऊपर बात हुई कि अगर वहाँ मौका मिला और तालिबान उतने हिसाब से मुज़ाकरात नहीं हुए और वो छोटे धड़ों में बटे, तो वहाँ पर दाइश उनको टेक ओवर कर लेगी और वो इतनी बड़ी पावर नहीं बन पाएंगे कि उनके सामने खड़े हों। वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और करते चले जाएंगे, ये तो बात तय हो गई। अब दूसरी तरफ हम इधर आते हैं और हम देखते हैं जो ज़रब अज़्ब चल रहा है पाकिस्तान में भी, उनके लिए ISIS के लिए फसल पूरी तैयार है। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट गिरोह हैं इनके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही, इस्लामाबाद में कार्रवाई नहीं हो रही, कराची के अंदर आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो इनके पूरे मदरसों के नाम पर पूरे अड्डे हैं, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। सियासी जमातों पर तो ऑपरेशन हो रहा है, मगर उनके ऊपर जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो आप क्या कहते हैं कि एक फसल यहाँ तैयार रखी हुई, इनके ऊपर कब क्रैकडाउन होगा? देखिए, ये जो कार्रवाई मदरसों के खिलाफ ये मदरसा या रिलीजियस सेक्टर इतना पावरफुल हो गया है कि अगर जरा सी भी कार्रवाई होती है, रिलीजियस होती है, तो मदनी मामला बन जाता है और लोग रोड पे आ जाते हैं। कार्रवाई तो शुरू हुई है, देखिए कार्रवाई, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे बड़ा रोल शुजाउर रहमान साहब का था। पंजाब में उन्होंने मुख्तलिफ मदारिस में छापे मार कर और जो भी उनका रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड से चेकिंग करते हुए जो स्टूडेंट ज्यादा थे या मशकूक लोग थे उन लोगों को हिरासत में लिया था। 7 से 8 ऐसी कार्रवाइयां पंजाब में हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन लो प्रोफाइल पे ये कार्रवाइयां हो रही हैं। अच्छा, इस कार्रवाइयों के बाद हुआ ये था कि जो मजहबी तंजीमें हैं और उलमा है, उलमा काउंसिल वगैरह, उन्होंने इस पर एहतजाज भी किया है, चीजें भी की है। तो अब मुझे लगता है कि ये कार्रवाई ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल बच पाएंगे, थोड़ी देर से होगी, शायद कुछ मुश्किलात होंगी, शायद कुछ मामला तय करने पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मुस्तफा इनको जब ये आर्मी चला रही है ऑपरेशन ज़रब अज़्ब, तो उसको आना पड़ेगा इस तरफ, उसके बगैर ये काम गुजारा नहीं होगा। अच्छा, हम इसका एक पहलू और देखते हैं ज़रब अज़्ब का कि ऑपरेशन जारी है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी आए, 90 भी गए, उनसे भी बात की, फिर आज मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी पहुँचे, तमाम चीज़ों को लेकर। उसके बीच में रशीद गोडियल साहब के ऊपर फायरिंग हो गई। आपके पास क्या इत्तलात हैं उनकी तबीयत के हवाले से? वो ये मामला, इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है? हालांकि अभी बहुत इब्तदाई हम मराहिल में हैं कि अभी पिक्चर वाज़ेह नहीं है, मगर एक आपका एक दक़ीक़ निगाह आप रखते हैं ख़बरों के ऊपर, तो आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या हुआ है और अभी तक जाहिर कि ये सामने तो नहीं आया है कि इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है, और रेंजर की इस तलाश में है। वज़ीर चौधरी निसार ने भी आज इसको स्टेटमेंट दिया है, वो भी कह रहे हैं कि इसको पकड़ेंगे, और रेंजर से भी जाहिर है क्वेश्चन मार्क उसकी कराची में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन इससे टाइमिंग बड़े मुझे अजीब लगते हैं कि ऐसे वक्त में जब मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पहुंचे हुए थे और अंदर उनकी मुलाकात हो रही थी, और उसी दौरान फारूक सत्तार साहब को फोन मौत हुआ जिससे खबर मिली, और उसके बाद लंदन भी रास्ता हुआ। लेकिन एक बात ये है कि जो भी है वो डिरेल करना चाहता है इस प्रोसेस को, क्योंकि रशीद गोडियल साहब तकरीरी तहरीर उसमें है, लेकिन कोई मुतनाज़ा किस्म की चीज नहीं कर रशीद गोडियल साहब। रशीद गोडियल साहब सियासी मुहाज से पूरे सरगर्म है, और ये एक बड़ा अजीब वाक़या था, लेकिन इसमें एक मज़बत पहलू ये है कि माशाल्लाह से उनकी हालत बेहतर है और अल्लाह ताला उनकी सेहत दे। कराची में भी आप देखेंगे कि उसके बाद कंट्रोल रहा, कुछ ये नहीं हुआ कि जैसे इससे पहले हुआ करता था कि कराची में खुदा न खास्ता बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती। तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ये चीज सामने आएगी कि इसके पीछे कौन था। बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह उनकी। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की। बिल्कुल हमारे पास 1-2 मिनट ही बाकी मुश्किल से बचे हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये करता चलूँगा, ये तो उस दिन भी हमारी बात हुई थी, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा कराची ऑपरेशन के हवाले से, कि आपने कहा कि आम आवाम के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा, उनको तंग नहीं किया जा रहा जैसे माजी में किया जाता था,
और जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके ऊपर ही रेंजर्स ने फोकस किया हुआ है, एजेंसियों ने फोकस किया हुआ है। मगर यहाँ पर कुछ इत्तलात हमें सोशल मीडिया से भी और मुख्तलिफ ज़राए से मिल रही है कि कुछ लोग मिसिंग हैं। मसलन गुलिस्तान जौहर से कुछ लोग हैं जिनका सियासी कोई ताल्लुक़ नहीं है। MKM ने भी कहा कि हमारे कारकुन नहीं है, उनके घर वालों ने भी कहा हमारे कारकुन ये MKM के कारकुन नहीं है, मगर आज 22 दिन हो गए वो लापता है। जैसे असद रज़ा का नाम है, वो चूँकि सवील कमेटी के हेड हैं गुलिस्तान जौहर में, जो कि सोयम का जुलूस निकालती है, मजहबी शख्सियत हैं, उनका कोई ताल्लुक़ सियासी नहीं, मगर वो भी इसकी उसमें आए हुए हैं और उनको अदालत में पेश भी नहीं किया जा रहा कि भाई अगर मुजरिम है कुछ उनके पास चार्ज है तो उनको अदालत में पेश करो, वो उनको सज़ा दो। ना पेश कर रहे हैं, ना उनकी खबर है, तो ये भी तो साथ में हो रहा है। क्या कहेंगे आप? इतना शफाफ तो नहीं जा रहा है ये। जी बिल्कुल इस तरह नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये टारगेटेड जरूर है, लेकिन ये कि इस किस्म की शिकायत सामने आ रही है और MKM की तरफ से आ रही है, MKM की तरफ से भी आ रही है और उसके अलावा भी आ रही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शफाफ है, लेकिन ये शिकायत जो है इसको किसी न किसी फोरम से जाहिर है कि ये एड्रेस होना चाहिए। किसी भी जो शख्स जिम्मेदार नहीं है किसी किस्म के जराइम में इन्वॉल्व नहीं है, उससे नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास है तो आप उसको गाइड करें कि नहीं जिनमें मुलविस है सजा दें उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो बहुत अहम नुकात के ऊपर आज गुफ्तगू की। हमारे इस सेगमेंट में टाइम कम होता है, तो जो चीज़ें अभी भी तशना रह गई तो इंशाल्लाह फिर हालिया दिनों में उन स्टोरीज़ को, जो ख़बरें अभी और आएंगी, जो कि जिन चीज़ों में हम बहुत ही इब्तदाई माहौल में उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, वो चीज़ें जैसे जैसे खुलेंगी तो आपको हम एक दोबारा जहमत देंगे, उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने जो है वो पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जनाब मासूम रिजवी साहब आप जो है वो शामिल थे और आपने इन तमाम नुकात के ऊपर तफसीली जो है वो तज्जिया दिया। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जो भी शुजा खानज़ादा साहब की शहादत से जो वैक्यूम पैदा हुआ और जो फिर हमीद गुल के मामले में हुआ और जो इन लोगों की शख्सियत से उन्होंने कहा कि इख्तलाफात मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लोगों को हो सकते हैं, मगर कि उनकी जो नॉलेज थी उससे जो नेशनल एक्शन प्लान में काम हो रहा था उससे खला ज़रूर पैदा होगा। फिर तालिबान और ISIS के मामला जो अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं उसके ऊपर बात की और उसके बाद कराची में जो ऑपरेशन है उसके ऊपर सारी बात की। तो इसको जो है वो अपने प्रोग्राम में बीच बीच में इसको हम जो है थोड़ा सा और इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सेगमेंट में इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम थोड़ा टाइम ज़्यादा ले चुके हैं, तो सेगमेंट को यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। जी सहर। जली भाई, बहुत तफसीली तज्जिया जो है वो पेश किया मासूम रिजवी साहब ने और मज़ीद इस पर बातचीत करते रहेंगे। फ़िलहाल हमें जाना होगा एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।